हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मुझे इनको सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। कांग हेजुन जो सोयुन को बचाने के लिए पहुंच जाता और जैसे ही वो डोर के पास पहुंचता है वो सोचता है कि क्या मेरे हाथ लगाने से ये डोर ओपन हो जाएगा, क्योंकि सोयुन ने बोला था कि तुम ही सिर्फ मुझे बचा सकते हो, बाकी लोगों ने कोशिश कर ली थी, डोर ओपन नहीं हुआ था। अब ये जैसे ही डोर को ओपन करता है डोर सच में ओपन हो जाता है। इसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती डोर ओपन करने के लिए। और सोयुन जो इसके वेट में बैठी होती है अंदर फुल फ्रीज हो रही होती है, वो फौरन से इसके पास जाता है, अपना कोट उसके ऊपर देता और उठाकर सबके सामने उसे लेकर जा रहा होता है। अब ये इसे देखी जा रही होती है और कहने लगती है कि ये मेरा हेटर है, पर फिर भी मुझे इसके साथ होकर अच्छा फील हो रहा है, यहाँ तक कि मेरा हार्ट भी तेज तेज बीट कर रहा है। उसके सीने के साथ लगकर बहुत मजे से जा रही होती है। घर आने के बाद कहने लगती है कि मुझे तो लगा था कि मुझे बचाने के लिए आओगे नहीं और मैं मर जाऊंगी, पर नॉवल के हिसाब से तो मैं मर नहीं सकती थी। थैंक्स तो मुझे बचाने के लिए आगे। पर कांग हेजुन उससे पहले सोयुन कहता है, फिर कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हें ऑथर कहना चाहिए, आखिर तुमने इस नॉवल को लिखा है। पर उसके फेस से साफ पता लग रहा होता है कि वो किसी वजह से सैड है। तो पूछने लगती है कि तुम खुश क्यों नहीं हो, क्या हुआ है? और तुम्हें तो मुझ पर यकीन भी आ चुका है। वो तो बहुत ज्यादा खुश होती है, पर जब उससे उसकी नाखुशी की वजह पूछती है तो वो बताता है कि मैं कैसे खुश हो सकता हूँ, मेरे लिए तो ये दुनिया भी रियल नहीं है और मैं भी रियल नहीं हूँ, तो मैं हूँ क्या, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? ये कहकर वहाँ से चला जाता है और फिर काफी ज्यादा ड्रिंक करके सो भी गया था। अभी उसके पास बैठकर उसको देखने लगती है, फिर उसे ब्लैंकेट देकर चली जाती है और सुबह सुबह जल्दी से कर्टन्स को साइड में करके उसे उठाने लगती है। तो वह कहता है कि आज का क्या एपिसोड जल्दी स्टार्ट हो रहा है, आज के एपिसोड में क्या है? तो वह कहती है कि उठो ना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि आज के एपिसोड में क्या है। अब उसे उठाकर एक जगह पर ले आती है जो एक शॉप होती है और उस शॉप को दिखाते हुए कहती है कि ये वही जगह ना जहाँ का टेस्ट तुम्हें सॉसेज का पसंद है। तो वह कहता है कि हाँ, पर तुम्हें कैसे पता, क्या ये भी एक नॉवल का पार्ट था? मुझे तुम पर ऑलरेडी यकीन आ चुका है, ऐसी चीजें मत करो, मुझे तुम पर यकीन है। तो वह कहती है कि नहीं, मैं यकीन करवाने के लिए नहीं कर रही हूँ, चलो पहले अंदर जाकर देखते हैं ना। अब दोनों अंदर जाते हैं, शॉप तो बंद होती इसलिए चीजें सामान वगैरह पड़ी होती है और सामान को देखकर काफी खुश हो रही होती। तो कहने लगता है कि क्या तुम पहली बार इस जगह को देख रही हो? तो वह कहती है कि हाँ। तो वो पूछता है कि तुमने तो इस जगह को बनाया, तो तुम्हें कैसे नहीं पता? तो कहती है कि मैंने बाहर से सोचा था, अंदर से मैंने कुछ भी इमेजिन नहीं किया था कि कैसा होगा और ना कभी देखने का मौका मिला, बल्कि अभी ही देख रही हूँ। वैसे से याद आता है कि ये बैकयार्ड भी होगा। तो जैसे उसे बैकयार्ड का दरवाजा नजर आता है तो फौरन से वहाँ से बाहर चली जाती है और बाहर जाकर एक चीज को ढूंढ रही होती है, हर एक को ओपन कर रही होती है, पर इसे कुछ भी मिल नहीं रहा होता। हेजुन भी पूछता है कि क्या ढूंढ रही हो? तो वह कहती है कि रुको ना। वैसे उसे सॉस मिल जाती है, जल्दी से सॉस को निकाल कर एक फिंगर से टेस्ट करती है और कहती है कि मुझे मिल गई। तो ये पूछता है कि क्या? तो वो उसे अभी बता नहीं रही होती, तो ये उसकी फिंगर से टेस्ट कर लेता जहाँ से उसने उस सॉस को टेस्ट किया था। और ये तो उसे देखती रह जाती है कि ये उसने क्या किया। वो अभी भी पूछा होता है कि ये क्या है, तो बता देती है कि सोया सॉस है, यहाँ तक कि उससे उसे बनाकर सॉसेज भी देती है। अब वो सॉसेज को टेस्ट करने लगता है और जैसे ही टेस्ट करता है तो बिल्कुल वही वाला टेस्ट होता है जो पहले वाला टेस्ट उसे चाहिए था। तो ये उसे बता देती है कि असल में ये जगह किसी और की नहीं है, बल्कि सोयुन जिस कैरेक्टर में वो आई हुई थी उसी की ग्रैंडमा का रेस्टोरेंट था जो वो चलाया करती थी। और सोयुन ने भी बचपन में ये टेस्ट किया हुआ है, उसकी मॉम उसे ये बना कर खिलाती थी और ये मेरी मेमोरी का भी ना भूलने वाला टेस्ट है। मैं और वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मैंने खुद को ही उसके कैरेक्टर में लिखा है जैसा मैं चाहती थी। तो हेजुन कहने लगता है कि मेरे लिए मिस सोयुन के लिए फीलिंग्स है, पर वही लड़की जो मेरे सामने बैठी हुई है, बट वो कह रही है कि वो सोयुन नहीं है। पर मैं क्या करूँ, मैं तो उसी लड़की से प्यार करता हूँ ना। तो वो कहती है कि तुम मुझे और उसको अलग मत समझो, हम दोनों सेम ही है, एक ही है, बस ऐसे समझो कि ये यूनिवर्स मेरी बनाई हुई है, मैंने अपने हिसाब से हर चीज को बनाया है। उसकी ये बात सुनकर इसके फेस पर स्माइल आती है और ये उसको फिर से सॉसेज खिलाती है। तो ये उससे पूछता है कि तुम्हारी बनाई यूनिवर्स में कुछ ऐसा है जो करना चाहती हो? तो वो बहुत ज्यादा शॉपिंग करना चाहती थी, इसीलिए उसको एक जगह पे लेकर आती है, वहाँ पर हर उस चीज को ले लेती है जो वो लेना चाहती थी, एक लाइन में रख कर लेती है और ये अपना कार्ड भी वहाँ के वर्कर को दे देता है यूज करने के लिए। फिर वो कहती है कि हेजुन हम खाने के लिए चलते। अब ये खाने के लिए भी जापान आते हैं, जापान में टोक्यो में ये खाना खा रही होती है और उसे वहाँ का खाना बहुत ही ज्यादा मजे का लग रहा होता है। और फिर से ये हेजुन कहती है और जापान से फ्रांस पहुंच जाती है, पेरिस में बैठकर उसके साथ व्यू को एंजॉय कर रही होती है और साथ में बैठकर खा रही होती है। पर ये काफी ज्यादा थक चुका था, बट फिर भी उसे ना नहीं कहता। और फिर दोनों फ्रांस से थाईलैंड पहुंच जाते हैं और थाईलैंड में बैंकॉक में जाते हैं, वहाँ पर जाकर भी अपनी मसाज करवा रहे होते हैं। मसाज करवाते हुए जैसे ये हेजुन का नेम लेती है, वैसे ही हेजुन डर जाता है कि अब हमें कहाँ पर जाना होगा। वो थाईलैंड से उसे लेकर वापस कोरिया में आ जाते हैं, वो भी सियोल में। और दोनों सियोल में आकर आउटडोर मूवी देखने का सोचते हैं। उससे पहले ये पॉपकॉर्न जो खा रहा होता है वो सोयुन को खिलाता है, वो भी मजे से खाती है और कहती है कि मूवी स्टार्ट होने लगी है। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है पता लगता है कि उसमें भी जो मेन कैरेक्टर था वो कोई और नहीं था बल्कि हेजुन ही था। तो वो कहने लगता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझ जैसा है? तो वो कहते हैं कि हाँ, तुम सबसे दुनिया के हैंडसम लड़के हो ना, इसलिए हर इंसान तुमसे मिलता जुलता है। तो कहने लगता है कि मैं तो फिर यूनिक बनना चाहता हूँ। तो उसकी इस बात से वो हंसने लग जाती। अब दोनों साथ में चल रहे होते और एक दूसरे का हाथ भी पकड़ा हुआ था, पर अभी भी हेजुन उसे यही पूछता है कि अभी भी क्या कुछ ऐसा रहता है जो तुम करना चाहती? तो वो कहती है कि मैं ऑलरेडी कर रही हूँ, मतलब कि वो हेजुन का हाथ पकड़ना चाहती थी जो उसने ऑलरेडी पकड़ा हुआ था। अभी हाथ पकड़ा ही होता है, एक दूसरे को देखकर स्माइल कर ही रहे होते हैं। वैसे इसको अपने डैड की आवाज आती है जो नामिन को बुला रहे होते हैं। ये उनकी आवाज सुनते उनकी तरफ देखने लग जाते और वापिस
वापस से डरने लगती है। बट ये इस वाली नामिन को नहीं बुला रहे थे, इससे छोटे वर्जन वाली नामिन को बुला रहे थे, जो भागते हुए अपने डैड के पास आती, क्योंकि उसने स्टोरी में अपने नॉवल में नामिन की लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी लिखी थी और वही वाली लाइफ उसे देखने को मिल रही थी, जहाँ पर उसके डैड उसका वेट कर रहे थे और वो अपने डैड के साथ खुश थी। यहाँ तक कि उसके डैड ये भी पूछे होते हैं कि तुम क्या खाओगी, तो वो कहती है कि मैं ये खाऊंगी, तो वह कहते हैं कि बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना हो जाएगा तो तुम ये नहीं खा सकती, तो वो थोड़ा स्वीट खाना बताती है, तो उसके डैड कहते हैं कि नहीं ये ज्यादा स्वीट हो जाएगा, तुम्हें कैविटी हो सकती है। तो उसको कन्वीनियंस स्टोर के लिए मान जाते हैं कि मैं तुम्हें कन्वीनियंस स्टोर ले जाऊंगा, वहाँ पर जाकर तुम अपनी मर्जी की चीज ले लेना, ये कहकर अपनी बेटी का हाथ पकड़ कर लेकर जाने लगते हैं। पर नामयून जो मुड़कर सोयून की तरफ देख रही होती और सोयून जिसकी आंखों में आंसू आए हुए थे ये सारा सीन देखकर और कहने लगती है कि जिस लाइफ के मैंने ड्रीम देखे थे यहाँ पर वही लाइफ गुजारी जा रही है। उसकी आंखों में आंसू देखकर हेजुन कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। अब इसके कान में वापस से म्यूजिक की आवाज आने लगती है और अब की बार तो हेजुन को भी म्यूजिक की आवाज आने लगती है, तो वो भी बताता है कि मुझे भी कुछ सुनाई दिया म्यूजिक जैसा, तो कहती है कि तुम्हें भी, और परेशान हो जाती है कि ये तो अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि अब कौन से वाला सीन आने वाला, अब दोनों बेड पर होते और इनका सीन यही होता है कि इन्होंने आपस में इंटीमेट होना होता है और यही चीज वो हेजुन के पूछने पर उसे समझा रही होती है, वो भी समझ आता है, बट कहता है कि हमें कन्वर्सेशन करनी होगी, तो वो कहती है कि नहीं, और थोड़ी घबरा रही होती है, तो वह कहता है कि अगर होना ही है तो फिर करके देखते हैं ना, ये कहकर उसे बेड पर लिटा लेता है, क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जब भी कुछ ऐसा करना होगा। बट जब उठते हैं तो उन्हें ऐसा कोई भी सीन याद नहीं होता कि हमने क्या किया रात में, उन्हें कुछ भी याद नहीं होता। तो वो पूछती है कि क्या तुम्हें भी याद नहीं है, तो वो कहता है कि हाँ मुझे भी याद नहीं है। तो फिर उसे काम के लिए जाना होता है, तो उठने लगता है, तो फौरन से सोयून उसे रोक लेती है कि तुम्हें नहीं जाना, बल्कि हम वापस से ट्राई करते हैं, ये कहकर उसके ऊपर आ जाते हैं, उसे किस करने लगती है और वापस से दोनों इंटीमेट होते हैं। पर अब की बार भी उन्हें कुछ नहीं याद होता, पर बेचारे की हालत तो बुरी हो चुकी थी, एक नोज में तो उसने टिश्यू रख ही लिया था ब्लीडिंग आने की वजह से, पर फिर भी वो अभी सेटिस्फाई नहीं हो रही होती। उसे यही होता है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार तो याद रहेगा ना, वो तीसरी बार भी करती है, बट फिर भी उसे और इसे कुछ भी याद नहीं होता। अब तो इसकी दूसरी नोज में भी टिश्यू पेपर आ चुका था, बेचारे लड़के की तो उसने हालत ही खराब कर दी थी। तो सोचने लगती है कि मुझे ये याद क्यों नहीं है। वैसे से याद आता है कि इसका नॉवल काफी फेमस जा रहा था, पर कहा जा रहा होता है कि बच्चे नहीं देख सकते और ना ही फैमिली के साथ देखा जा सकता है, तो इसने सोचा था कि हमें 15+ रखना चाहिए, इसी वजह से 18+ वाले जो भी सीन्स थे वो इनके लिए कट हो गए थे और कुछ भी इन्हें याद नहीं रहता था। तो इसे होने लगता है कि मैं 15+ वाले वर्जन में क्यों, 18+ वाले वर्जन में क्यों नहीं हूँ, और फिर से वो उठकर काम के लिए जाने लगता, तो उसे रोक लेती और जब वापिस से किस करने लगते तो ये उसके फेस पर हाथ रख देता, कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जब हमें याद ही नहीं रहेगा। तो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहती हूँ, ये सीन वापस नहीं आएगा। तो वह कहता है कि सीन से फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे पास हो यही बहुत है, ये कहकर उसे किस करता और वो इसी किस से खुश हो जाती है। अब ये जैसे वॉशरूम आता है तो पीछे से वो चिल्ला रही होती है कि कितनी गलत बात है और उसका चिल्लाना सुनकर ये खुश हो रहा होता है। अब हेजुन जिसने काम पर जाना होता है तो वो काम के लिए जाने लगता है, इसको हक वगैरह कर रहा होता है, तो वो उसे कहते हैं कि क्या कुछ बुरा होने वाला, उसके फेस से ऐसा लग रहा होता है कि कुछ बुरा होने वाला, क्योंकि उसने ये बता दिया था कि जिसने तुम्हें बंद किया था वो कोई और नहीं था बल्कि सेक्रेटरी किम था, जिसने तुम्हें फ्रीजर में बंद कर दिया था। पर वो उसे कुछ भी नहीं बताती, बल्कि कहती है कि हम रात में साथ में सोया करेंगे और सुबह में साथ में उठा करेंगे, हम बहुत अच्छी लाइफ गुजारेंगे। तो उसकी ये बात सुनकर वो जाने लगता है, पर वैसे दिखा जाता है कि किमजी तो इसे मारने के लिए पहुंच गया था, उसने इसको कार से मारना था। और हेजुन को भी ये बात रियलाइज हो जाती है, क्योंकि उसके कान में म्यूजिक की आवाज आने लगी थी। वो फौरन से बाहर उसे बचाने के लिए जाता और उसे बचाकर खुद उसके कार के आगे आ जाता है। अब इसके सर पर काफी चोट भी लग चुकी थी। अब इसे यही हो रहा होता है कि स्टोरी में तो चेंज आ चुका है, जहाँ पर मेरा एक्सीडेंट होना था वहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ है, पर उसने उसे ये भी बोला था कि कभी भी मेन कैरेक्टर्स मरते नहीं है, हमेशा ड्रामा में जिंदा रहते हैं, तो तुम भी नहीं मरोगे और मुझे भी कुछ नहीं होगा। अब जब डॉक्टर ऑपरेट रूम से बाहर आता तो ये जल्दी से पूछती है कि वो कैसा है, तो डॉक्टर कहता है कि क्या ये लीड कैरेक्टर है, तो वो कहती है कि क्या मतलब, तो डॉक्टर कहते हैं कि उनके सर पर जरा भी चोट नहीं थी, लाइक ऐसी था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐसा केस मैंने पहली बार देखा है, ये कोई अपनी स्टोरी के लीड कैरेक्टर ही होंगे, इसी वजह से इन्हें कुछ नहीं हुआ इतनी चोट आने के बाद भी। और कुछ वेरिएबल को लेकर भी बात कर रहे होते, इसे समझ नहीं आता कि वो वेरिएबल को लेकर क्या बात कर रहे थे, मैं क्या चेंज कर सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ। पर वो तो ये बात करके वहाँ से चले जाते हैं, उनके पीछे भाग कर भी जाती है, पर पीछे पहुँचने पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो मुड़े तो थे बट उसके बाद कोई नजर नहीं आता। अब ये वापिस से हेजुन के पास आकर बैठ जाते, उसे सॉरी करने लगती है कि मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी। अब ये जब नेक्स्ट डे वापिस से हॉस्पिटल में आती तो इसे पता लगता है कि उसे शिफ्ट कर दिया गया है रूम में। अब ये जल्दी से रूम में पहुंचती है, पर वहाँ पर हेजुन नहीं होता। ये ऊपर रूफ टॉप पर पहुंचते तो वहाँ पर उसे हेजुन नजर आ जाता है और उससे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वह कहता है कि मैं क्यों नहीं ऐसा करता, तो कहती कि तुम्हें पता है ना कि मुझे कुछ नहीं होना था, मैंने नहीं मरना था, तो वह कहता है कि हाँ मुझे पता है, पर मैं इतना टाइम के लिए भी तुम्हें खोल नहीं सकता था, इसलिए मैं तुम्हारी जगह पर आ गया, क्योंकि तुम ही तो मेरी रीजन हो जिसकी वजह से मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उसकी ये बातें सुनते ही वो उसे किस कर देती है और कहती है कि ये मेरी फर्स्ट किस थी, तो वह कहता है कि नहीं फर्स्ट किस तो नहीं थी, तो वह कहती है कि नहीं वो सब सीन्स की किस थी, मैंने खुद से फर्स्ट टाइम तुम्हें किस किया है, तो कहता है कि फिर तुम इसे किस नहीं कह सकती बल्कि मैं तुम्हें
तुम्हें किस करके दिखाता हूँ। ये कहकर उसको किस कर लेता और वैसे ही हमें दिखा जाता है कि ये अपनी रियल वर्ल्ड में वापस आ चुकी थी, जहाँ पर ये हॉस्पिटल में होती है। अब हॉस्पिटल में उठते साथ ही सबसे पहले अपने बालों को चेक करती है जो छोटे होते हैं, जिससे इसे पता लग जाता है कि मैं रियल वर्ल्ड में आ चुकी हूँ। और इसके पास ही बोक्यू जो जमीन पर लेटा होता है, उसे देखकर ये डर जाती है, तो वो बताता है कि मैं हेटर हूँ आपका। तो ये उसे देखते साथ कहती है कि क्या तुम जिंदा हो? तो वह कहता है कि हाँ, आप कहती तो थी कि मैं मर जाऊँ, पर देखिए मैं अभी तक जिंदा हूँ। तो वह कहती है कि मुझे खुशी हुई है देखकर। वो स्माइल करने लग जाती है, उसे स्माइल करते देखकर बोक्यू भी स्माइल करने लगता है। और यहीं पर हमारे स्पेशल एपिसोड्स की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। बताओ आप लोगों को ये स्पेशल एपिसोड कैसा लगा? मिलते हैं किसी नेक्स्ट ड्रामा में। ओके, बाय बाय।